नमस्कार दोस्तों, ओसीए नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। हमारे साथ जुड़ गए हैं अनुपम मिश्रा जी। उनका स्वागत कर लेते हैं। अनुपम जी, बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत। नमस्कार। प्रणाम से। ये कांग्रेस, विपक्षी दल और इकोसिस्टम क्यों हाईलाइट करने में लगा हुआ है कि इतने बीएलओ मर गए, इतने ने सुसाइड कर लिया, इतना संदिग्ध अवस्था में मर गए। एक हेडलाइन है, ये भास्कर की है, 4 घंटे पहले अपडेट की है इन्होंने लिखा है कि 22 दिन में 7 राज्यों में 25 बीएलओ की मौत हो गई। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 9 लोगों की जान गई। यूपी गुजरात में 4 मौतें हुई। अब ये जब इस तरह की स्टोरी आप समअप करते हैं तो कई बार जरा टेढ़ी नजर से भी देखना पड़ता है कि आपका मकसद क्या है इस तरह से स्टोरीज को समअप करके और लोगों के सामने पेश करने का, या चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश जो की जाती है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? और मैं एक आंकड़ा और दर्शकों के सामने रख दूं। मैं देख रहा था, ये जो 12 राज्यों में एसआईआर शुरू हुआ है, इसमें कुल मिलाकर के 51 करोड़ मतदाता हैं। 7 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट आनी है। लंबी प्रक्रिया है और ये चल रही है, शुरू हुई है। 51 करोड़ तो केवल मतदाता हैं। अन्य जो मतदाता नहीं है वो भी नागरिकों की संख्या मिला लें तो ये 12 राज्यों की जो जनसंख्या है कहाँ बैठती है। उसमें अगर 20-25 बीएलओ पद पर रहते हुए या अलग अलग कारणों से, किसी का हार्ट अटैक हो गया, किसी का कुछ हो गया, 1-2 ने, 3-4 ने सुसाइड किया है, कौन से कारण थे तो जांच के बाद पता लगेगा। पर इसको तूल दिया जा रहा है। अनुपम जी, वजह क्या है? नहीं, सही बात है कि जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है उसमें भारत की कम से कम 80% जनसंख्या है, बल्कि ज्यादा ही होगी, क्योंकि फिर उसके बाद नॉर्थ ईस्ट वगैरह बचता है। तो देखें, जिनमें एसआईआर हो रहा है, एक तो ये देखें कि भाई इतनी बड़ी जनसंख्या में यदि कुछ लोगों की मृत्यु होती है तो सबको चुनाव के काम से और एसआईआर के काम से जोड़ देना कहाँ तक जस्टिफाइड है। दूसरा सवाल ये है कि इतना बड़ा एसआईआर सबसे पहले बिहार में हुआ। बिहार में तो इस तरह की कोई भी खबर नहीं आई। इस बात की पूरी संभावना है कि बिहार में भी एक आध बीएलओ की मृत्यु हुई हो। इस बात की पूरी संभावना है कि चुनाव एसआईआर की कार्रवाई से जुड़े हुए लोगों की तबीयत बिहार में भी खराब हुई हो। और लेकिन वहां तो इस तरह की कोई बात और कोई घटना कोई बना ही नहीं, क्योंकि तब तक इसको एक चुनावी अस्त्र के, एक राजनीतिक अस्त्र के रूप में तब तक इसको जिसे कहना चाहिए वेपनाइज नहीं किया गया था। तब तक इसको एक राजनीतिक अस्त्र के रूप में इस्तेमाल करने का एक नैरेटिव शुरू नहीं हुआ था। अब शुरू हो गया। ये कुछ उसी प्रकार है जैसे कोविड में जिस तरह एक बात फैलाई जाती थी कि लोग ऐसे मर रहे हैं, मर रहे हैं, मर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि प्रयागराज का रहने वाला हूं और यहाँ पे एक जगह है रसूलाबाद घाट, जो कि लखनऊ जाते समय पड़ती है। तो वहाँ पर अभी भी रेत में बहुत लोग जो दाह संस्कार नहीं करते या नहीं कर पाते फाइनेंशियल रीजन से, वो रेत में लाशों को दबाते हैं और हर साल बाढ़ में वो लाशें आपको तैरती नजर आती हैं। लेकिन कोविड के दौरान ये एक नैरेटिव बनाया गया कि सरकार लोगों की लाशों को गंगा में फेंक दे रही है। अब आप इस तरह समझें कि कोविड के दौरान यदि सरकार कोविड से मरे हुए लोगों की लाशें गंगा में फेंक रही होती तो उसके परिजन, उसके घर वाले हाहाकार मचा रहे होते। बिहार में आप कहते हैं कि साहब 65 लाख लोगों के, कोई कहता 48 लाख के, अलग अलग मतलब कितने जुड़े कितने कटे, उस हिसाब से मानिए आपने 45 लाख लोग के नाम काट दिए। और इतना बड़ा चुनाव हो गया, हमको एक आदमी एक कॉन्स्टिट्यूंसी के एक बूथ पे खड़ा नहीं मिला
जो टीवी के सामने खड़ा होकर कह रहा हो कि मेरा नाम कट गया, मुझे वोट नहीं डालने को मिल रहा है, ये कैसे संभव है? नॉट 1%। इतनी लाशें आपने गंगा में तैरा दी और एक आदमी सामने ये नहीं आया कहने कि साहब मेरे परिजन की, मेरे घर वाले की कोविड से मृत्यु हो गई, उसकी लाश गायब हो गई। अगर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बंगाल, राजस्थान, तमिलनाडु और केरल में बीएलओस की मृत्यु हो रही है, तो ये कैसे संभव है कि बिहार, जहां इतनी बड़ी जनसंख्या का एसआईआर हुआ, वहां एक बीएलओ की मृत्यु नहीं हुई? लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि तब तक इसको एक राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग करने की एक नैरेटिव की शुरुआत नहीं हुई थी। अब जो कुछ भी हो रहा है, बंगाल में तो जितनी डेथ हो रही है, ममता बनर्जी सबको एसआईआर से जोड़ रही हैं। बंगाल में अलबत्ता एक आध बीएलओ ने चिट्ठी भी लिखी है दबाव की। उसका कारण है क्योंकि हम सब जानते हैं कि ममता बनर्जी सरकारी लोगों पे कैसे दबाव डालती हैं, कैसे थ्रेटनिंग करती हैं। हमने तो देखा है कि वोटर्स पे कैसे दबाव डालती हैं। हमने तो वोटर्स की पिटाई, वोटर्स की लिंचिंग, वोटर्स के घरों में आग लगाना सब देखा है। मरता हुआ आदमी भी अपनी चिट्ठी में नहीं लिख पाता है कि ममता बनर्जी की सरकार ने उसके साथ क्या किया, क्योंकि वो जानता है कि वो तो मर के चला जाएगा, उसके परिवार का क्या होगा। तो ये एक नैरेटिव है और नैरेटिव आफ्टर नैरेटिव बिल्डअप किया जा रहा है। हालांकि बहुत नटशल में कहें तो जैसा चुनाव आयोग कहता है कि जब हम फाइनल लिस्ट तैयार करते हैं तो एक अपील नहीं आती है। जब हम लिस्ट तैयार करते हैं तो राजनीतिक दलों के 50-50 हजार कार्यकर्ता हमारे साथ खड़े होकर उस लिस्ट को तैयार करवाते हैं, और उसके बाद एक अपील नहीं आती एक आदमी की कि साहब फला नाम छूट गया, और उसके बाद भी आप नैरेटिव बना रहे हैं। मुझे तो लगता है कि भाई लोकतंत्र, इसमें सबसे बड़ी आवश्यकता यही होनी चाहिए कि एक भी आदमी का वोट कटे नहीं और एक भी घुसपैठिया वोट दे पाए नहीं। ये चुनाव हमारे देश का और हमारे देश के नागरिकों को ही देना चाहिए। अब आप देखें, 8 करोड़ आधार कार्ड के स्वामी, उनकी डेथ हो गई। उसमें 1,83,00,000 लोगों ने अपना आधार कार्ड कैंसिल कराया। 6 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोग थे जो उस मरे हुए लोगों के नाम के आधार कार्ड का प्रयोग करते रहे, उसके नाम पे सारी सरकारी योजनाएं लेते रहे, अनाज लेते रहे, सरकारी आवास लेते रहे, सब कुछ लेते रहे। और सबसे मजेदार बात है कि ऐसे लोगों के वोट भी पड़ते रहे। अब आज जब बांग्लादेश बॉर्डर पे जो वीडियोस आ रहे हैं, जो घुसपैठिए भाग रहे हैं, जो भाग भी रहे हैं, वो ममता बनर्जी की वजह से भाग रहे हैं, क्योंकि ममता बनर्जी ने उनको यकीन दिला दिया कि एसआईआर नहीं है, बैकडोर से एनआरसी है। वरना एसआईआर से घबरा के भागने की तो कोई जरूरत नहीं थी। आपका दांव उल्टा पड़ गया। अब जो भाग रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि उनके पास पैन कार्ड भी है, आधार कार्ड भी है, वोटर कार्ड भी है, राशन कार्ड भी है। यानी ये सब लोग पहले चुनाव में वोट डालते रहे और आज ये भाग रहे हैं, आज ये भाग रहे हैं। आपने देखा कि जो एसआईआर के फॉर्म बांटे गए हैं, परसों तक, मुझे अभी कल की खबर नहीं है, परसों तक 14 लाख लोग ऐसे थे बंगाल में, 14 लाख लोग जिनको फॉर्म दिया गया, और जब बीएलओ वापस फॉर्म लेने गया तो पता चला वो घर ही छोड़ के भाग गए। आपने देखा कि जो 2 करोड़ आधार कार्ड अभी कैंसिल हुए, उसमें 34 लाख केवल बंगाल के निकले। तो ये सब चीजों का अगर दुरुपयोग रोका जा रहा है, मुझे इसमें कोई चीज गलत नजर नहीं आती। लेकिन एक नैरेटिव बनाने का प्रयास है कि साहब कैसे, भाई अगर नाच आपका खराब हुआ है तो 2 ही चीजें हो सकती हैं, या तो आप माने कि आपको नाचना नहीं आता, या आप कहेंगे कि आंगन टेढ़ा है। नहीं, ये बताइए कि इकोसिस्टम इसको लेकर के नृत्य क्यों कर रहा है? राहुल गांधी की पूरी टीम इसको तूल क्यों दे रही है? इसलिए कि 14 दिसंबर को आपको रैली करनी है रामलीला मैदान में एसआईआर के विरोध में, और चूंकि 1 दिसंबर से पार्लियामेंट का सेशन भी शुरू हो रहा है, शीतकालीन सत्र भी शुरू हो रहा है, और सब जानते हैं, मेरा व्यक्तिगत तौर पर यह मानना है, जितना मेरा अनुभव है, कि ये 1 दिसंबर से लेकर के 13 दिसंबर तक पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे और 14 दिसंबर को रैली करेंगे
तो ये माहौल बनाया जा रहा है इकोसिस्टम के जरिए, इनके अपने आईटी सेल के जरिए, जो इनका मीडिया डिपार्टमेंट है उसके जरिए, और जो इनके समर्थक बैठे हुए हैं अलग अलग मीडिया हाउसेज में उनके जरिए एक माहौल बनाएंगे जैसे बहुत बड़ा जो है अत्याचार हो रहा है, बड़ा अन्याय हो रहा है लोगों के। अभी से कहना शुरू कर दिया, पिछड़ों के काटे जा रहे हैं, दलितों के काटे जा रहे हैं, उनके काटे, इनको कैसे पता? और इनके अपने आदमी क्या कर रहे हैं? अगर वोट काटे जा रहे हैं तो चैलेंज क्यों नहीं कर रहे वो? ये काम तो है ना पॉलिटिकल पार्टियों का, उनके वर्कर का, उनके बीएलए का, कि वो जाए मौके पर, बीएलओ जहां बैठ करके काम कर रहा है वहां पर देखे, अगर किसी सही आदमी का नाम कट रहा है तो आप विरोध क्यों नहीं कर रहे? देखिए, ये बात तो मैंने कहा था ना कि एक भी अपील फाइल नहीं हो रही है। दूसरी बात, अब तक चुनाव के बाद आरोप लगाया जाता था कि ईवीएम में गड़बड़ी है। अब चुनाव के पहले आरोप लगाया जा रहा है इसकी एसआईआर ही गलत है। अब रही बात है कि राहुल गांधी इसको ऐसा लगातार क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं साहब कि जैसा मैंने कहा कि या तो वो मान लें कि उनकी अपनी नेतृत्व शक्ति में कमी है, वो नेतृत्व नहीं दे पा रहे हैं, वो जनता से संवाद नहीं कर पा रहे हैं, उनकी बात जनता को समझ में नहीं आ रही है, जनता चुनाव दर चुनाव राहुल गांधी को रिजेक्ट कर रही है। या तो वो इस बात को माने और या फिर वो कोई बहाना दे। तो अभी तक ईवीएम का बहाना चला था। आपने नोटिस किया ओंकार सर कि जब से एसआईआर की बात हो रही तब से ईवीएम की बात होनी बंद हो गई है। अब ईवीएम में गड़बड़ी नहीं, अब एसआईआर में गड़बड़ी है, अब वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है। तो वही मैं कह रहा था कि आप नाच नहीं पा रहे हैं तो आपके पास दो ही विकल्प उपलब्ध हैं, या तो आप माने कि आपको नृत्य नहीं आता और या आप कह देंगे कि आंगन ही टेढ़ा है। तो ये इनकी सिर्फ बहानेबाजी है। लेकिन आप और देखें कि इस तरह की बात सिर्फ राहुल गांधी और उनकी टीम कर रही है। कांग्रेस का हर छोटा बड़ा नेता अलग अलग मौकों पर इस बात को कह चुका है कि साहब हमारी संगठनात्मक शक्ति का अभाव हमारी हार का कारण है। कांग्रेस का हर छोटा बड़ा नेता किसी न किसी मौके पर कह चुका है कि चुनाव आयोग पे आरोप लगाना बेकार है, हमारी अपनी कमी है। तो राहुल और उनकी मुट्ठी भर चुनी हुई जय जगत टीम के अलावा हकीकत यह है कि कांग्रेस के ही तमाम नेता इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि इस हार के पीछे उनकी अपनी पार्टी की ऑर्गेनाइजेशनल दिक्कत है, उसमें प्रॉब्लम है। लगातार आपने देखा जिस दिन पहले दिन इस पे सरगर्म मीटिंग की थी राहुल गांधी ने इतना बोला, खड़गे ने इतना बोला, और सबसे अंत में मंच पे बैठे हुए जब दिग्विजय सिंह ने बात की तो उन्होंने सीधे यही कहा कि साहब हमारे पास संगठन ही नहीं है। और जब वो ये बात कह रहे थे तो संगठन के जो इंचार्ज हैं वेणुगोपाल वहीं बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि हम किस पे आरोप लगाएं? हकीकत ये है कि जमीन पे हमारे पास ढांचा ही मौजूद नहीं, ना हमारे पास कार्यकर्ता हैं जो लोगों से बात कर सकें, ना हमारे पास कर्ता हैं जो लोगों को मोटिवेट कर सकें, ना हमारे पास कार्यकर्ता हैं जो हमारे नैरेटिव को जमीन तक ले जा सके। तो सिर्फ और सिर्फ राहुल की टीम तक ये बात सीमित है। राहुल जब तक इस आत्मश्लाघा या फिर इस गलत फहमी से बाहर नहीं निकलेंगे, राहुल जब तक अपने चुने हुए मुट्ठी भर लोगों की क्लेचेस से बाहर, उनकी मुट्ठी से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक वो ऐसे ही बहानेबाजी करते रहे। और जिस बात की आशंका थी, जिसका जिक्र आपने भी शुरू में किया, कि ममता बनर्जी तो जानबूझ करके इस मामले को तूल दे ही रही है, तो वहां से एक खबर ये आई थी, बीएलओ के प्रदर्शन पर चुनाव आयोग सख्त, 48 घंटे में मांगी रिपोर्ट। जो सीईओ का दफ्तर है कलकत्ता में, उसके सामने बीएलओ के एक वर्ग ने धरना दिया है। इसको लेकर के चुनाव आयोग बहुत सख्त है और उसने अब कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर को 48 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है कि ये सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला भी है कि सीईओ के दफ्तर के पास बीएलओ जाकर के धरना और प्रदर्शन और नारेबाजी करें। इससे संबंधित एक और देखिए, ममता बनर्जी ने कहा कि बीएलओ की मांग जायज है।
संविधान दिवस के मौके पर रेड रोड पर B.R. अम्बेडकर की मूर्ति पर माला चढ़ाने के बाद मीडिया से बातचीत में सीएम बनर्जी ने कहा, बीएलओ को सिर्फ अपनी परेशानियां बताने के लिए उनके ऑफिस के बाहर घंटों इंतजार क्यों करना पड़ा। बीएलओ सिर्फ बंगाल में ही नहीं बल्कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु जैसे राज्यों में भी काम के दबाव में मर रहे हैं। मुझे लगता है इनकी मांगे सही हैं और जायज हैं। ये इस तरह का तमाशा जो ये यहाँ सीईओ के दफ्तर के सामने बीएलओ से कराया गया है, ऐसा तमाशा कहीं और क्यों नहीं हो रहा? और भी तो 11 राज्यों में इस समय एसआईआर हो रहा है। और वो भी तब जब बाकी जगह भी बीएलओ को दिक्कत आ रही है। आप देखें, 2 दिन पहले हमारे प्रयागराज में एक बीएलओ को मुस्लिम इलाके में काफी परेशान किया गया था। आप देखें कि कल प्रतापगढ़ में और परसों प्रतापगढ़ में 2 बीएलओ और महिला बीएलओ के साथ बदतमीजी नहीं हुई, तमंचे का सर पे उनको तमंचा मारकर घायल किया गया, वहां भी मुस्लिम इलाके में हुआ। वो भी तब जब चुनाव आयोग ने बीएलओ का जो अलावेंस है जस्ट डबल कर दिया है, 2 गुना कर दिया है। और जहां तक बंगाल की बात है, वहां पे बीएलओ इतने ज्यादा दबाव में काम कर रहे हैं कि एक तरफ चुनाव आयोग उनसे निष्पक्षता से काम करने को कह रहा है, दूसरी तरफ ममता बनर्जी उनको लगातार दबाव में ली हुई है। अब आप इस तरह देखें कि अभी बीएलओ ने बाकायदा रिपोर्ट दी है कि भाई माना जा रहा था कि जिन लोगों के माता पिता का नाम 2002-2003 के एसआईआर में वोटर लिस्ट में होगा, उनको कोई भी अतिरिक्त दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि तमाम घुसपैठियों ने यहाँ पर किसी न किसी को ढूंढ के उसको अपना बाप बना लिया है और उसको अपने बाप के नूम पे, अपने अब्बा के नूम पे उस पे उसको अपना नाम डाल दिया है, जिसमें उसको दस्तावेज देने की जरूरत ना पड़े। हालत ये हो गई कि एक एक आदमी के 10-10, 12-12 बच्चे नजर आ रहे हैं, वो भी सब जवान बूढ़े। तो एक विचित्र सी हालत है। बीएलओ डेफिनेटली दबाव में है और खास तौर से बंगाल में बहुत ज्यादा दबाव में है। और रही बात काम करने की, तो भाई अब काम तो हो ही रहा है, उनके अलावेंस भी डबल किए गए हैं। और बीएलओज मैंने आपको बताया उत्तर प्रदेश में देखिए इतना उनको हैरेसमेंट भी झेलना पड़ा। लेकिन काम तो काम है ओंकार सर, काम तो होगा। और हमको भूलना नहीं चाहिए कि 13 बार एसआईआर हो चुका, कोई पहली बार नहीं हो रहा है। ममता दूसरी बार सड़क पर मार्च करती हुई दिखाई दी। आपको क्या लगता है, आकलन क्या है आपका? कुल मिलाकर के इतना आप नेताओं को कवर करते रहे हैं, मेरे भी सफेद बाल हो गए इनको देखते हुए, इनके नाटक नौटंकी देखते हुए। कहां तक जाएगी ममता बनर्जी? वो सरहद लांघेगी क्या जहां 355 या 356 लग सकता है? बस वही सरहद नहीं लांघेगी, बाकी तो जहां तक जा सकती हैं वहां तक जाएंगी। ममता बनर्जी ने पिछले कुछ वर्षों में किसी चीज की कमी तो उठा नहीं रखी है। पिछले 4-5 साल में वो सीबीआई की टीम को गिरफ्तार कर चुकी हैं, ईडी की टीम पे पथराव करवा चुकी, उन्हें घायल करवा चुकी, उनका सर फोड़ चुकी हैं, बीएसएफ को गालियां दे चुकी हैं और सेना से पंगे ले चुकी हैं, प्रधानमंत्री की यात्रा का बहिष्कार कर चुकी हैं। ममता बनर्जी के तमाम चीजें अभी कोई मुझे बता रहा था सामने इसलिए नहीं आती क्योंकि बंगला लोग उतना अच्छा फॉलो नहीं करते, वो बड़ी अश्लील भाषण दे रही हैं और खराब से खराब बातें कह रही हैं। तो भाई ममता बनर्जी का बहुत कुछ दांव पर लगा है, इसको समझिए ओंकार सर। उनको मालूम है कि अगर उनकी सत्ता चली जाती है तो सिर्फ सत्ता ही नहीं जाएगी, उनका हाल लालू यादव जैसा हो जाएगा। इसलिए उनका बहुत कुछ दांव पे लगा है। तो जो आपका प्रश्न है कि कहाँ तक जाएंगी, तो मेरा जवाब यही कि जहां तक जा पाएंगी बिना राष्ट्रपति शासन लगवाए। किसी ने मुझे कहा कि करीब 38 लाख या 40 लाख वोटों का ही अंतर था पिछले विधानसभा चुनाव में, और 34 इतना 34 लाख का अगर अंतर था, और इस बार इस पूरी तो प्रक्रिया भाई में 34 लाख तो सीधे आधार कार्ड ही कैंसिल हो गए, और वो उन लोगों के आधार कैंसिल हुए जिनकी मृत्यु हो गई है। संजय दीक्षित साहब एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि बंगाल में वोटिंग के दिन लोगों की अपने मृतक माता पिता से मुलाकात हो जाती है क्योंकि सबके वोट पड़ते हैं। तो ये
केवल 34 लाख आप बता रहे हैं, और इतने अगर आधार कार्ड और इनके मतपत्र वगैरह भी तालाब वगैरह में मिल रहे हैं पड़े हुए, वो अगर गायब हुए हैं या रद्द हुए हैं, और ये बांग्लादेशी सिर पर पैर रख करके भाग रहे हैं, भीड़ लगी हुई है नदी के किनारे पे, तो ऐसे में ममता बनर्जी की जो बौखलाहट है वो तो समझ में आती है, अनुपम जी। बिल्कुल समझ में आती है साहब। मैंने कहा ना कि इतने लंबे समय तक वो काम करती रही हैं और इस दौरान ममता बनर्जी इकलौती सरकार रही हैं जिसके मंत्री को खुल के सुप्रीम कोर्ट में जेल भी भेजा गया, जिनके यहाँ से अरबों रुपए की संपत्ति भी निकली और खुलेआम भ्रष्टाचार भी वहाँ नजर आ रही है, टोलाबाजी भी नजर आ रही है, इनके कैडर की लूटपाट भी नजर आ रही है, हत्या लूट बलात्कार भी नजर आ रहा है। तो ममता बनर्जी को ये बात मालूम है कि अगर वो चुनाव हारती तो राजनीतिक सत्ता ही उनके हाथ से नहीं जाएगी, व्यक्तिगत रूप से भी उनके ऊपर बहुत ढेर सारी दिक्कतें आने वाली हैं। तो ममता का एक तरह से सब कुछ दांव पे लगाया ओंकार सर। अनुपम जी, जरा इस पर बात कर लेते हैं। आरती जयरथ जो इंडियन एक्सप्रेस की बहुत लंबे समय तक स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट रही और दिल्ली में ब्यूरो चीफ रही, चीफ ऑफ ब्यूरो रही, उनका एक आर्टिकल छपा है, और भास्कर ने शायद इसको कैरी किया है या किसी दूसरे अखबार ने कैरी किया है एडिट पेज पर, जिसमें उन्होंने लिखा है कि भाजपा को चुनाव जीतना आता है। कोई पॉलिटिकल पार्टी वो भजन कीर्तन करने के लिए तो नहीं ही पॉलिटिकल पार्टी बनती है, चुनाव जीतने के लिए, सत्ता में आने के लिए, सत्ता के जरिए लोगों की सेवा करने के लिए आती है। उनके कहने का आशय क्या है कि कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल चुनाव जीतना नहीं जानते हैं? भाई इंदिरा ने तो सिर्फ आर्टिकल लिखा है, भारतीय राजदीप सरदेसाई ने तो उस पर पूरी किताब छाप रखी जिसका नाम है हाउ बीजेपी विंस इलेक्शंस। आपने देखा है। तो ये तो एक एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी ने सरकार अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में 2 बार बनाई जरूर, पर वो लंगड़ी सरकारें थी, एनडीए की सरकारें थी। और अटल जी इनको पसंद इसलिए आते हैं क्योंकि अटल जी की सरकार एक वोट से गिराया जाना संभव था। एक तरफ आपको अटल बिहारी वाजपेयी जिनकी सरकार एक वोट से गिर जाती थी, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी और शाह जिनको एक वोट और एक सीट भी नहीं मिलती तो भी वो सरकार बना लेते हैं। जहां पे उनको विधानसभा में एक भी सीट नहीं मिली, वहां भी आपने देखा है नॉर्थ ईस्ट में उनकी सरकार बन गई एनडीए की। तो एक तरफ अटल बिहारी वाजपेयी हैं जो इंडिया शाइनिंग का नारा देकर भी हार जाते हैं, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हैं जो लगातार 3 बार सरकार बनाते हैं और जिनको हराने का, फिलहाल सरकार से हटाने का कोई तरीका समझ में नहीं आ रहा है। तो दिक्कत सिर्फ यही है कि साहब वाजपेयी एक अच्छे नेता इसलिए थे क्योंकि ये इनको हराना संभव था। नरेंद्र मोदी डिक्टेटर इसलिए हैं, तानाशाह इसलिए हैं कि उनको हराना संभव नहीं हो पा रहा है। इसमें एक और सवाल छिपा हुआ है। अगर वो कह रही हैं कि बीजेपी को चुनाव जीतना आता है, तो क्या कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतना भूल चुकी है? और क्या कांग्रेस पार्टी को अब राज्य दर राज्य चुनाव हारना आता है? देखिए लगातार इस तरह की बात होती रहती है कि साहब अमित शाह कितना कमिटेड हैं और किस तरह मोदी और शाह की जोड़ी 24 घंटे राजनीति करती है और 24 घंटे काम करती है। पर इसको एक प्रशंसा के तौर पे नहीं, इसको भी आलोचना के तौर पे प्रेजेंट किया जाता है कि साहब आप तो एक चुनावी मशीन बन के रह गए हैं, 24 घंटे राजनीति करते हैं। देखिए हमारे राहुल बाबा साल में 65 बार विदेश चले जाते हैं और ये 65 की फिगर आरटीआई ने दी है। तो भाई अगर राहुल गांधी का राजनीति में मन नहीं लग रहा है तो इसके लिए जिम्मेदार वो है। और अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह का मन राजनीति में लग रहा है और वो फुल टाइम पॉलिटिक्स कर रहे हैं अगर, तो जाहिर सी बात है फिर उससे आपको उलझ पाना तो मुश्किल है। दूसरी बात, आपने जमीन पे आपका संगठन मरचा नहीं, भाजपा के जमीन पे भी संगठन है और भाजपा के पास दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ भी उनके लिए काम करता रहता है जिसका नाम आरएसएस है। आरएसएस में कितने कमिटेड, कितने डेडिकेटेड, कितने फुल टाइमर लोग हैं आपने देखा है। घर बार गृहस्थी शादी ब्याह सब छोड़कर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आरएसएस में काम करना कबूल किया है। तो जाहिर सी बात है जिसके पीछे इतनी बड़ी, इतनी कमिटेड फॉलोइंग और बैकिंग होगी
तो उसका चुनाव में एज तो होगा ही। बस अंतर इतना है कि आप उसको प्रशंसात्मक तरीके से ना कह के एक अप्रिशिएट करने की जगह आप उसको गाली की तरह कह रहे हैं कि साहब जैसे बड़ा बुरा काम कर रहे हैं वो दिन रात पॉलिटिक्स करके। अब भाई राजनीति कोई आदमी 24 घंटे, अब जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में कहा जाता था कि मुलायम सिंह यादव सोते में भी राजनीति करते हैं। तो ठीक है भाई, लोगों का अपना पॉलिटिकल टेम्परामेंट होता है। राहुल गांधी का पॉलिटिकल टेम्परामेंट नहीं है। वो यात्रा से उठते हैं, विदेश चले जाते हैं, वो लौट के आते हैं, चुनाव में जब बातचीत होने लगती है तो विदेश चले जाते हैं, वो काउंटिंग होने लगती है तो विदेश चले जाते हैं। उनके विदेशी दौरे समाप्त ही नहीं हो रहे हैं। और भाई राजनीति एक कमिटमेंट मांगती है, एक समर्पण मांगती है, और राजनीति यकीनन आपके बदन का रक्त चूस लेती है। तो यदि आपके अंदर इतनी मेहनत, इतने समर्पण, इतनी लगन नहीं है, तो फिर आप मानकर चलें कि आप राजनीति में सफल नहीं हो सकते। और फिर जिसके अंदर है ये बात, और जो ये करने को तैयार है, जो ये त्याग करने को, जो ये समर्पण करने को तैयार है, आप उससे चिढ़ तो सकते हैं पर उसकी आप बराबरी नहीं कर सकते। अनुपम जी, दर्शकों को थोड़ा सा एक जानकारी दूं। मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है। आपके साथ प्रोग्राम में बैठने से पहले मुझे तैयारी भी करनी पड़ती है। हम अगर 14 नवंबर से गिनना शुरू करें, 14 नवंबर को कैसे दृश्य थे अखबारों में, क्या सुर्खियां बनी हुई थी? नमो नीतीश की सुनामी, बिहार में 200 पार, फिर एनडीए सरकार, ये सुर्खी थी। और लगभग ये तो एक अखबार का नाम आप पढ़ पा रहे हैं, लेकिन देश भर के अखबारों की सुर्खियां कुछ इसी तरह की थी। 14 तारीख को चर्चा किसकी थी? नरेंद्र मोदी की, नीतीश की और अमित शाह की। 15 तारीख को जो ये 14 तारीख की शाम को बीजेपी मुख्यालय में बोले थे, वो भी हेडलाइन बनी हुई थी, और नीतीश और मोदी की सुनामी की ही चर्चा थी। 15 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने होम स्टेट गुजरात के सूरत में थे। वहां पर खास तौर से जो बिहारी मजदूर और दूसरे लोग थे, उनको बुलाया उन्होंने। उनके बीच में राजद और कांग्रेस पर अटैक किए उन्होंने। और इस दिन एक और सुर्खी बनी थी अनुपम जी, रोहिणी ने घर छोड़ा था, तेजस्वी पर आरोप लगाते हुए। और 17 तारीख को ये खबर मीडिया में आ गई थी कि नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे, 10वीं बार शपथ लेंगे, और जो पुराने अपने डिप्टी सीएम थे वो कंटिन्यू करेंगे। 18 को मोदी जी रामनाथ गोयन का अवार्ड फंक्शन में भाषण दे रहे थे। 20 तारीख को 272 हस्तियों ने राहुल गांधी को कड़ी चिट्ठी लिखी और उन पर चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा कम करने का गंभीर आरोप लगाया। 20 तारीख को शेख हसीना के बेटे ने अमेरिका से एक बयान दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया कि उनकी मां की जान वो बचा रहे हैं, उनको सुरक्षा और संरक्षण दे रहे हैं। 20 तारीख को सुर्खी क्या थी? प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में थे, सत्य साईं बाबा की जन्म शताब्दी के समारोह में थे, ऐश्वर्या राय वगैरह ने पैर छुए, वो भी हेडलाइन बन गई। 21 तारीख को नीतीश बाबू ने शपथ ली, उस दिन वो हेडलाइन थी। और मोदी जी चूंकि पटना में थे और मंच पर खड़े होकर के गमछा लहरा रहे थे, तो उस दिन भी मोदी ही सुर्खियों में थे। 21 तारीख को सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आता है जिसमें मोदी सरकार की जीत होती है, जिसमें कहा जाता है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को 3 महीने के भीतर विधेयकों पर फैसला लेने की बाध्यता उन पर लागू नहीं होगी। 22 तारीख को एक और महत्वपूर्ण फैसला कैबिनेट का आया। श्रम कानूनों को मंजूरी दी गई और 40 करोड़ श्रमिकों को जिससे लाभ होने वाला था। 22 तारीख को वो जोहान्सबर्ग पहुंच गए। 22, 23, 24 को वहां रहे, वहां सुर्खियां बटोरी उन्होंने। 25 तारीख को अयोध्या में धर्म ध्वजा को लेकर के मोदी और संघ प्रमुख की चर्चा हो रही थी। और 26 को
धर्म ध्वजा फहराई गई। आज हम 27 तारीख को में बैठे हैं, लेकिन 26 तारीख में अयोध्या के बाद, वहां से टेक ऑफ के बाद कहां पहुंचे प्रधानमंत्री? कुरुक्षेत्र, गुरु तेग बहादुर की 350वीं जन्म शती का समारोह मनाने के लिए। जो प्रधानमंत्री इतना सक्रिय रहता हो 75 की उम्र में, उनको चुनौती दे पाना या उनसे बड़ी लकीर खींचना, इसके लिए कितनी बड़ी प्रतिबद्धता की, कितने बड़े अनुशासन की और कितना श्रम साध्य होना पड़ेगा किसी विपक्ष के नेता को, इसकी कल्पना कर सकते हैं क्या हम लोग? और हाँ, 27 तारीख की एक सुर्खी, राष्ट्रमंडल खेल भारत में होंगे, अहमदाबाद में होंगे। देखिए, अयोध्या में राम ध्वजा फहराने के वक्त मोदी जी ने जिस तरह एक्सटेम्पोर बिना किसी टेलीप्रॉम्प्टर के ध्वज के बारे में और राम के बारे में भाषण दिया, बहुत जमाने बाद मुझे कोई भाषण बहुत पसंद आया। अपने व्यूअर्स से कहूँगा सबको जाके देखना चाहिए। और किस तरह धारा प्रवाह उन्होंने बोला, मुझे नहीं लगता पूरे देश में एक भी व्यक्ति उस तरह बोल सकता है जिस बारे में उन्होंने बोला। बल्कि वहाँ बैठे हुए साधु संत भी जैसे उनका मुंह खुला रह जा रहा था, जिस तरह वो श्लोकों और रामचरितमानस के दोहों और जिस तरह ऐतिहासिक संदर्भ लेकर वो बता रहे थे ध्वजा और राम का मतलब, अद्भुत, बहुत शानदार। तो माय पॉइंट इज, उसके बाद भी अच्छा देखिए, उसके बाद वो कुरुक्षेत्र पहुंचे, उसके बाद एक जगह और गए। एक दिन में उन्होंने 3 फंक्शन निपटाए 75 साल की उम्र में, और हर जगह उन्होंने धारा प्रवाह भाषण दिया। तो एक तरफ आपको एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और ये नहीं है कि वो प्रधानमंत्री हैं इसलिए ऐसा कर रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री के तौर पे हमने मनमोहन सिंह का भी कार्यकाल देखा है, प्रधानमंत्री के तौर पे हमने देवगौड़ा को मंच पे सोते भी देखा है लगातार। तो सिर्फ प्रधानमंत्री होने मात्र से इतना नहीं हो जाता, प्रधानमंत्री के तौर पे हमने अटल बिहारी वाजपेयी का भी कार्यकाल देखा है। तो 75 वर्ष की आयु में इतनी मोबिलिटी, इतना काम, इतना जुझारूपन, इतनी लगन, इतनी तपस्या, बड़ी बात है साहब, बहुत बड़ी बात है। और दूसरी तरफ आपको, जैसा मैंने कहा, कि एक ऐसा नेता नजर आता है विपक्ष का सबसे बड़ा, जो कि हर छोटे बड़े इवेंट के बाद गायब हो जाता है विदेश, जहां पता तक नहीं चलता कहाँ गए और क्यों गए। तो कोई तुलना नहीं है। मैं तो अपने चैनल पे घूमता आईना पे कह रहा था कि जिस तरह इन्होंने राम और धर्म ध्वज को डिफाइन किया है मोदी जी ने, और जिस तरह उन्होंने एक्सटेम्पोर धारा प्रवाह भाषण दिया है, हमने कहा अगर राहुल गांधी इसका 100वां अंश भी बोल दे, 100वां अंश भी बोल दे, वो तो कुंभकर्ण योजना वाले हैं, तो मैं उनका मुरीद हो जाऊंगा, मैं उनका समर्थक हो जाऊंगा। तो भाई हकीकत ये है ओंकार सर कि आप उनको पसंद करें नापसंद करें, प्रशंसक हो आलोचक हो, परंतु मोदी की जो कार्य क्षमता है और उस कार्य की जो गुणवत्ता है और जिस तरह के वो वक्ता हैं और जो उनका एनर्जी लेवल है और जो उनका कमिटमेंट है, एक भी दिन उन्होंने 11 साल में छुट्टी नहीं ली। तो जो भागदौड़ वो कर सकते हैं, वो विदेश से आते हैं, सीधे कंस्ट्रक्शन साइट पे पहुंच जाते हैं। तो बाकी लोग तो जेट लैग कह के 2 दिन 4 दिन आराम करते रहते हैं। तो भाई इसमें तो दो राय नहीं है कि जिस तरह वो देश और विदेश और फाइनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस और सारे मुद्दों पे जैसे अकेले मार कर रहे हैं और अकेले जूझ रहे हैं, मैं समझता हूं कि देश का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि एक ऐसे नाजुक मोड़ पर हमको नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री मिला है। और 2 कार्यक्रमों की जानकारी तो मैं देना ही भूल गया था। 27 तारीख को एक और सुर्खी है, फ्रांस की एक कंपनी के प्लांट का श्री गणेश, जो हैदराबाद में स्थापित हुई है, ये विमान का इंजन बनाएगी। ऑनलाइन यानी डिजिटली उसका उन्होंने लोकार्पण किया और भाषण दिया। और 26 तारीख को सेंट्रल हॉल में संविधान दिवस समारोह आयोजित किया, जिसमें खुद नहीं बोले, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों बोले, क्योंकि संविधान दिवस था। और मंच पर उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को भी बैठवाया। लेकिन राहुल गांधी आ गए, यही बड़ी बात है। राहुल गांधी आपने देखा था कि नए चीफ जस्टिस की शपथ ग्रहण से गायब हो गए थे। जी हाँ, पहले खन्ना साहब के समारोह से भी गायब हुए थे, इस बार भी गायब हो गए। तो वो बैलेंस बना रहे हैं। लोग ये ना कहें कि साहब खन्ना साहब के, संजीव खन्ना के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं आए थे और इसमें आ गए। तो उनकी आलोचना तो
हमें और आप लोगों को करनी ही होती है, तो ऐसा मौका क्यों दें। लेकिन एक बात और जो पिंच हुई, करोड़ों लोगों को पिंच हुई, राष्ट्रगान जब समाप्त हुआ तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्पीकर, सभापति सब नमस्कार कर रहे थे, लेकिन राहुल गांधी ने हाथ नहीं जोड़े, सम्मान नहीं दिया राष्ट्रगान को। अब वो किस तरह का सम्मान है भाई? वो तो अपने को युवराज समझते हैं, इस देश को अपना राजपाट समझते हैं, किसको क्या सम्मान देंगे भाई? उन्होंने किसको सम्मान दिया अपने जीवन में? अभी देखिए, राहुल गांधी का एक वीडियो वायरल हो रहा था जहां कांग्रेस सेवा दल के स्वयं सेवक को वो किस तरह धक्का देते हुए नजर आए, बल्कि इस कदर की सोनिया गांधी को उनको हाथ पकड़कर टोकना पड़ा, रोकना पड़ा। और आपने सुना कि कांग्रेस के एक पूर्व मंत्री के सुपुत्र बता रहे थे भी टीवी पे कि राहुल गांधी सोनिया गांधी से कितनी बदतमीजी करते हैं। जी हाँ, हमने इस देश में संजय गांधी को, इंदिरा गांधी को थप्पड़ मारने की भी घटनाएं सुनी हैं। तो अब वो एक अलग पारिवारिक संस्कार है और उसका क्या हो सकता है? मतलब उससे उनसे आप अपेक्षा करें कि उस देश के सिस्टम को, संविधान को, संसद को, चीफ जस्टिस को, ज्युडिशरी को, प्रधानमंत्री को, इस देश की किसी भी संस्था को या इस देश के किसी भी व्यक्ति को कोई सम्मान देते हुए अगर आपको राहुल गांधी दिखे हो तो आप बताएं। और फिर ये शिकायत क्यों करते हैं कि वोट चोरी कर रहे हैं नरेंद्र मोदी? क्योंकि इसके अलावा उनके पास और कोई बहाना बचता नहीं है। अगर आपको सबके साथ बदतमीजी करनी है, आपको उतना समय लोगों को, देश को देना ही नहीं है, पार्टी को देना ही नहीं है, तो एक बड़ा आपको नया ये कल्चर शुरू हुआ है ना, नया कल्चर शुरू हुआ है। राहुल गांधी बात करते हैं मोहब्बत की दुकान की, राहुल गांधी खुद इतनी बदजुबानी करते हैं मोदी और शाह को लेकर। जब वो करते हैं तो उनके प्रवक्ता भी करते हैं, जब अखिलेश यादव करते हैं तो उनके प्रवक्ता करते हैं, जब तेजस्वी यादव करते हैं तो उनके प्रवक्ता करते हैं, जब ममता बनर्जी करती तो उनके प्रवक्ता करते हैं, जब डीएमके के नेता करते हैं तो उनके प्रवक्ता करते हैं। तो जिस तरह की बदजुबानी और गाली गलौज की राजनीति में अभी देख रहा हूं, मैंने अपने जीवन काल में इससे पहले कभी नहीं देखी। ओंकार सर, मैं दर्शकों से एक निवेदन करूंगा, जब संविधान दिवस समारोह में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी गाड़ी से उतर करके पार्लियामेंट की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, जरा उनकी बॉडी का जेस्चर देखिएगा, और जब राहुल गांधी जा रहे थे अंदर तो जरा बस उनकी बॉडी देख लीजिएगा। प्रधानमंत्री लगभग झुके हुए, हाथ जोड़ करके, जितने भी वहां लोग उनको रिसीव करने आए थे सबका अभिवादन कर रहे थे, और राहुल गांधी के एक हाथ जेब में था कुर्ते की, और कान में उन्होंने एयरबड्स डाले हुए थे, और वो किसी का अभिवादन नहीं कर रहे थे, सीधे सीढ़ियां चढ़ते हुए अंदर चले। अभिवादन करना तो बहुत दूर की बात है ओंकार सर, वो अभिवादन लेते नहीं है जल्दी। तो इस देश को कैसा प्रधानमंत्री चाहिए? फिर लोगों के ऊपर छोड़ दिया जाना चाहिए। फिर आप ये बहाने जो रोज लगाते हैं, बनाते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। लोग सब जानते हैं, ये पब्लिक है, सब जानती है। अनुपम जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, इतना समय देने के लिए और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। और दर्शकों से एक निवेदन है, आपको अगर ये चर्चा अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलें, वीडियो को फॉरवर्ड करें, शेयर करें ग्रुप्स में अपने मित्रों को। अभी तक चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, उसमें भी ऑल वाला बटन दबाएं। बहुत सारे मित्रों की ये शिकायत रहती है कि नोटिफिकेशन नहीं मिलते, ऑल वाला दबाएंगे तो गुंजाइश बढ़ जाती है। अनुपम मिश्रा जी का चैनल घूमता आईना, उसको सहयोग भी करें और उसको सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार।